शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज केमिस्ट्री के दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था औषधि किसे कहते हैं और औषधि का वर्गीकरण किसे कहा जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग औषधि के बारे में बात किए थे। तो औषधि के बारे में क्या बोला था, औषधि जो रहता है कम आणविक द्रव्यमान का रहता है। ठीक है, और ध्यान समझना जी, टारगेट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। टारगेट मॉलिक्यूल में हम लोग कितने मॉलिक्यूल को लेते थे, मेनली 4। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिया करता है, ठीक है, या तो फिर प्रोटीन के साथ, या तो फिर वसा के साथ, या तो फिर न्यूक्लिक एसिड के साथ। ठीक है, मान लो कोई भी दवाई है, उस दवाई का डॉक्टर जितना प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है, उससे यदि उसका ज्यादा मात्रा ले रही, यानी अनुशंसित मात्रा जितना दिया गया है, जितना बोला गया है कि एक दिन में 2 बार आपको खाना है करके, और तुम उसको 10 बार खा रहे हो, तो वही जो दवाई है वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, विष की तरह। क्लियर है कि नहीं, और इससे आदमी का मौत तक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर था। ठीक है, यदि अनुशंसित मात्रा से ज्यादा दवाई को लिया जाए तो वही किसके तरह काम करने लग जाता है, प्रभावकारी विष के लिए। उदाहरण भी दिया था कि नींद का गोली है, 1 ठोक खाना है, तुम 10 ठोक खा दिए तुम निपट जाओगे, हमेशा के लिए सो जाओगे। ठीक है, ये वाला कहानी बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि औषधि का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले औषधि का वर्गीकरण किए थे हम लोग फार्मिकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। ठीक है, ये डॉक्टर के काम का होता है, डॉक्टरों को एक विशेष श्रेणी देता है। जैसे कि जितना भी एनाल्जेसिक है, जितना भी दर्द का दवाई है, उनको लाइन से एक क्रम में रखे रहते हैं उन लोग। ठीक है, कि हाँ कि दर्द के लिए ये सब दवाई याद रखना है हमको। ठीक है, जैसे कि एलर्जी हो गया तो एलर्जी के लिए पूरा एक श्रेणी रहेगा। ठीक है, और तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए एंटीबायोटिक का पूरा उनके पास सीरीज रहेगा। तो डॉक्टर अपने सुविधा के अनुसार वर्गीकरण करता है। फार्मिकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर औषधि का वर्गीकरण होता है। दूसरा होता है आपका, ध्यान समझना, दूसरा होता है किसके ऊपर आधारित होता है, आपका किस तरीके से वो कार्य करता है, उसके आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। मान लो कोई हिस्टामिन का प्रोडक्शन कर रहा है, किसका प्रोडक्शन हो रहा है, हिस्टामिन का। यदि हिस्टामिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एंटाहिस्टामिन दवाई दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटाहिस्टामिन दवाई। एसिड का प्रोडक्शन यदि बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है तो एंटी एसिड का दवाई दिया जाएगा। यदि हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीवायरल ड्रग दिया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जैसा प्रभाव होता है, ठीक है ना, उसके आधार पर क्या दिया जाता है, दवाई। तो प्रभाव के आधार पर हम लोग औषधि का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तीसरा वर्गीकरण किए थे संरचना के आधार पर। हम लोग क्या बोलते हैं, समान संरचना वाले जितने दवाई होते हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फा औषधि के बारे में बताया था, सल्फा ड्रग रहता है, उनका पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। केवल आर ग्रुप रहता है, वो क्या होते जाता है, चेंजेस होते जाता है। और सबसे लास्ट हम लोग वर्गीकरण किए थे कि लक्ष्य अणुओं के ऊपर आधारित क्रिया के आधार पर अणुओं का वर्गीकरण। मान लो कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करने वाला जो औषधि है तो उनको एक साथ रखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करने वाला जितना भी दवाई है उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, फैट के ऊपर काम करने वाला दवाई है उनको पूरा अलग श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कितने आधार पर औषधि का वर्गीकरण कर लिए, 4 आधार पर। कितने आधार पर, 4। अब आज हम लोग पढ़ेंगे औषधि लक्ष्य अन्योन्य क्रिया। औषधि जो रहता है अपना जो टारगेट मॉलिक्यूल रहता है उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो ये किस तरीके से ये इंटरेक्शन होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास समय रहा तो हम लोग पढ़ेंगे प्रति अम्ल किसे कहते हैं और प्रतिहिस्टामिन किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे औषधि लक्ष्य अन्योन्य क्रिया क्या होता है। देखो, कोई भी ड्रग है वो लक्ष्य के साथ, अब उसका टारगेट मॉलिक्यूल क्या क्या होगा बोला हूं मैं तुम लोग को, 4 चीज हो सकता है। या तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्रिया करेगा, या तो प्रोटीन के ऊपर करेगा, या तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, या तो वसा के ऊपर। इन चारों के ऊपर क्या करता है, वो इंटरेक्शन करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ध्यान समझना, जैविक वृहद अणु शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैविक वृहद अणु मतलब वही कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि जैव उत्प्रेरक का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। हमारे बॉडी में जितना भी जैव अभिक्रिया हो रहा है, जैसे कि भोजन को पचाना है, ठीक है ना, भोजन को क्या करना है, पचाना है, तो पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम है। और एंजाइम किसकी तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह बताया था। एंजाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक, तो उसको एंजाइम कहते हैं। दूसरा, प्रोटीन जो रहता है संचार व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। जैसे कि ध्यान से समझना, मैं तुमको यहाँ पास सुई चुभाया, तो सुई चुभाने के बाद ये जो संवेदना है वो कहां पास पहुंचा, ब्रेन तक पहुंचा, तो किसी ना किसी प्रोटीन की मदद से पहुंचा होगा। तो यहां पास मेरे बॉडी में क्या होगा, रिसेप्टर होगा। क्या होगा, रिसेप्टर। वो किसका बना होगा, प्रोटीन का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राही। यहां तक क्लियर है कि नहीं। वैसे ही हमारे शरीर में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो इन सब के ऊपर कोई दवाई कैसे रिएक्शन करता है इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर है कि नहीं। अब मैं तुम लोग को 2 उदाहरण दिया हूं, पहले तो मेनली 2 उदाहरण दिया हूं। एक तो एंजाइम क्रिया करता है और दूसरा रिसेप्टर क्रिया करता है। कौन करता है, रिसेप्टर। तो हम लोग ड्रग
टारगेट रिएक्शन में ड्रग के लिए टारगेट क्या है, एंजाइम है एक तो, और दूसरा टारगेट कौन है आपका, रिसेप्टर है। तो हम लोग दो क्रियाविधि देखेंगे। मान लो कोई दवाई, ध्यान से समझने का कोशिश करो, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, बातचीत मत करो, पूछ दूंगा नहीं बता पाओगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, सेम टू सेम पैराग्राफ को उठा करके रख दिया हूं मैं यहाँ पास। तुम लोग को लग रहा होगा ना पढ़ेंगे और समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। 5 बार मैं इसको पढ़ाऊं तब मेरे को समझ आया है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करो, क्या बोल रहा हूं। देखो मान लो आपका कोई भी दवाई है, ड्रग है, वो किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं बोल रहा हूँ, एंजाइम के ऊपर टारगेट करेगा या तो रिसेप्टर के ऊपर करेगा। एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है, क्या है, जैव उत्प्रेरक। और रिसेप्टर जो है ग्राही है, जो हमारे शरीर की संवेदनाओं को, सूचनाओं को कहाँ तक ले जाता है, मस्तिष्क तक ले जाता है। कितने तक, कहाँ तक ले जाएगा, मस्तिष्क का। हम लोग प्रॉपर पहले पढ़ेंगे कोई दवाई रहता है वो एंजाइम के ऊपर कैसे काम करता है, कोई दवाई है वो एंजाइम के ऊपर कैसे काम करता है, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग किसका पढ़ाई करेंगे, एंजाइम के ऊपर। किसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर। एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य, सबसे पहले एंजाइम काम कैसे करता है इसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी एंजाइम रहता है, उस एंजाइम के पास रहता है एक्टिव साइट। क्या रहता है, एक्टिव साइट, सक्रिय सतह रहता है, एक सक्रिय सतह रहता है जिसमें आकर के कौन जुड़ता है, क्रियाधार। कौन जुड़ता है, क्रियाधार। और क्रियाधार एक निश्चित खांच में आकर के जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप फिर इसके संरचना में क्या होता है, चेंजेस, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। अब समझने का कोशिश करो कि ये है बाप और ये है उसका लड़का। उसका लड़का जो है वो आवारा है, ठीक है, काम धंधा करता नहीं है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो कि ये जो लड़का है इसका गृहस्थी बसाना है उसके पिताजी को, ताकि ये थोड़ा सा सुधर जाए। तो सुधारने के लिए सबसे पहला चीज, ये जो लड़का है इसके लिए पहले तो इंतजाम करना पड़ेगा, शादी करवाना है। शादी करवाने के लिए पहला इंतजाम करेंगे किसका, पंडित का। किसका, पंडित का। ऐसा समझने का कोशिश करो, पंडित का इंतजाम करेंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी कौन चीज है, वधू, उसको भी तो लाना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं। अब पंडित क्या करेगा, दोनों को एक जगह बुलाएगा, हाँ ठीक है, मतलब ये सबस्ट्रेट को बुलाएगा, ये लड़का है इसको बुलाया। पंडित का काम कौन कर रहा है, एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एंजाइम को बुलाया, एंजाइम इसके पास जुड़ेगा। दूसरा काम क्या रहता है, दूसरा यहाँ पास ध्यान समझने का कोशिश करना, यहाँ पास लगाता है क्रियात्मक समूह। क्या लगाता है, क्रियात्मक समूह। क्लियर है कि नहीं। तब जाकर के कोई सबस्ट्रेट रहता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा है। औषधि तथा एंजाइम के मध्य इंटरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एंजाइम काम कैसे करता है इसको समझते हैं। क्लियर है। अभी ड्रग वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल एंजाइम कैसे काम करता है। देखो एंजाइम का पहला काम क्या रहता है, सबस्ट्रेट को रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या देना, सतह देना। एंजाइम उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक क्या प्रदान करता है, सतह, जगह प्रोवाइड करता है। तो ध्यान समझना, ये सबस्ट्रेट है, इसको जगह देगा कौन, एंजाइम। पहला चीज ये बोल रहा है। एंजाइम में क्या रहता है, एक्टिव साइट रहता है। क्या रहता है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में आकर के ये बैठेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। पहला काम है सक्रिय जगह देना। क्या देना, सक्रिय सतह प्रदान करना, एक्टिव साइट देना, जिसके कारण इसके ऊपर कोई भी प्रभावकारी आक्रमण हो, कोई दूसरा कंपाउंड आएगा इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। किसको ये समझ नहीं आया, हाथ उठाओ। सबको आया समझ, ध्यान दे इधर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ये कोई अभिकारक है। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। उत्पाद बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक के रूप में कौन काम कर रहा है, एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, जगह प्रदान करता है, किसको, अभिकारक को, ताकि कोई दूसरा अभिकारक आए और इसके साथ क्रिया कर पाए। ऐसा समझना कि ये पंडित है, पंडित आकर के बैठ गया है, ठीक है। यहाँ पास कौन आ गया, आपका वर आ गया। अब वेट किसका है, वधू का। वधू भी आएगा तब ये शादी करा पाएगा ना। आया समझ, अब यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहला कहानी तो ये हो गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझने का कोशिश करना। एंजाइम का पहला क्रियाधार सबस्ट्रेट को रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या करना है, थामे रखना है, यहीं पास तू रुके रहा। अब इसको रोके रहने के लिए क्या बनाता है, रासायनिक आबंध बनाता है। क्या बनाता है, रासायनिक आबंध। आयनिक आबंध बनाएगा, ठीक है। फिर या तो फिर हाइड्रोजन बंध बनाएगा या तो फिर क्या बनाएगा, वांडरवाल बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, वांडरवाल बंध। दुर्बल बंध बनाता है, एकदम प्रबल बंध कभी भी बनाता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसको थाम करके रखा। पहला काम समझ आया कि नहीं। सबसे पहला काम क्या है, एंजाइम जो रहता है सबस्ट्रेट को क्या देता है, जगह देता है। क्या देता है, जगह देता है। एक्टिव साइट रहता है एंजाइम के पास, क्लियर है। और यहीं पास आएगा सबस्ट्रेट, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किसके कारण रुकेगा, क्योंकि यहाँ पास क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, पहले समझ आया। दूसरा काम क्या रहता है, बोलो हमें। दूसरा काम रहता है इसका क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए क्या समूह प्रदान करना, फंक्शनल ग्रुप प्रदान करना। क्या प्रदान करना, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है ना। तो ध्यान समझना, कितना काम हुआ, दो काम। कितना काम, दो काम, ठीक है। एंजाइम का कितना काम है, दो काम। पहला काम क्या है बोला हूं मैं, एक्टिव साइट प्रोवाइड करना।
कि आ भाई तू यहाँ पास बैठ जा, और दूसरा उसको क्या देना, फंक्शनल ग्रुप देना। क्या देना, फंक्शनल ग्रुप देना। इस दो तरीका से एंजाइम काम करता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो अभिकारक रहता है, सबस्ट्रेट रहता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। अभिकारक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में। क्लियर है कि नहीं, ध्यान समझना। ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक। ये कोई दूसरा अभिकारक के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, उत्पाद। तो इस अभिकारक को पकड़ कर कौन रखेगा, एंजाइम, कि तू आ मेरे पास बैठ। क्लियर है। और दूसरा उसको फंक्शनल ग्रुप देगा, ताकि कोई और दूसरा अभिकारक आएगा तेरे पास तो उसके साथ क्या कर पाए, क्रिया कर पाए, और किसका निर्माण कर पाए, किसी उत्पाद का। आया समझ कि नहीं? कितने लोगों को नहीं आया अभी भी, हाथ उठाओ। सबको आ गया? ध्यान से समझो। कोई अभिकारक है, इस अभिकारक को क्या बनाना है, उत्पाद। ये अभिकारक थोड़ा सा मस्तीबाज आदमी है, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहता है। तो इसको पकड़ करके बैठ करके कौन जगह देगा, एंजाइम। ठीक है, बंध बना करके इसको रोक के रखे रहेगा। क्लियर है। दूसरा इसको क्या देगा, फंक्शनल ग्रुप देगा। क्या देगा, फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा दुनियादारी सिखाएगा। क्लियर है, हो गया, फंक्शनल ग्रुप दे दिया, दो काम कर दिया। अभी एकदम पूर्ण रूप से सशक्त है। अब इसके साथ कोई दूसरा अभिकारक आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और किसका निर्माण कर सकता है, प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? एकदम फिक्स रहता है कि कोई अभिकारक किसी, ध्यान से समझना, किसी एक निश्चित अभिकारक के ऊपर कोई निश्चित एंजाइम ही काम करेगा। जैसे एक निश्चित चाबी से ही एक निश्चित ताला खुलता है, ठीक है, ताला चाबी परिकल्पना, याद आया कि नहीं? क्लियर है। तो इस तरीके से एंजाइम का क्रियाविधि है। यहाँ तक क्लियर है। एंजाइम कैसे काम करता है, समझ आया कि नहीं? अब ऐसे समझना, ये जो सबस्ट्रेट है वो तुम्हारा, ओए ध्यान दो इधर, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है, आपका रोगकारी है। क्या है, रोगकारी है। क्या है, रोगकारी है। रोगकारी है, जिसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनेगा वो हमारा रोग उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, रोग उत्पन्न। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को, इस काम को करने से क्या करना है, हमको रोकना है। क्या करना है, रोकना है। अब उसके लिए हम लोग किसका प्रवेश कराते हैं, दवाई का। किसका प्रवेश कराते हैं, दवाई का। आया समझ? ठीक है। तो काम कैसे करता है, आप पहले तो नॉर्मली जाने एंजाइम किस तरीके से कार्य करता है। अब दवाई हमारे शरीर में एंजाइम के फंक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, क्लियर है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है। एंजाइम कैसे काम करता है बोला हूं मैं, सबस्ट्रेट को दो चीज देता है, एक तो एक्टिव साइट देता है, दूसरा उसको फंक्शनल ग्रुप देता है। क्लियर है ना, तब जाकर के वो प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पास समझने का कोशिश करना, औषध एंजाइम अन्योन्य क्रियापठ। देखो, ये जो हमारा एंजाइम है इसके पास एक्टिव साइट है, ये हमारा क्रियाधार जो है वो रोगकारी है। ऐसा समझो, ये क्या है, रोगकारी। ये रोगकारी यहाँ पास आकर के चिपक जाएगा और क्या उत्पन्न कर देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ड्रग का फॉर्मेशन करेंगे जो सेम टू सेम दिखाई देता हो इसके जैसा। ऐसा दवाई का निर्माण करेंगे जो सेम टू सेम किसके जैसा दिखाई देता होगा, रोगकारी के जैसा। किसके जैसा, रोगकारी के जैसा। और इसके जुड़ने से पहले जा करके ये जुड़ जाएगा, और इसको जुड़ने के लिए जगह मिलेगा क्या, नहीं। यदि जुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो क्या ये रोग उत्पन्न कर पाएगा, क्या, नहीं। इस तरीके से काम किया, मतलब जो रोगकारी रहता है, ये क्रियाधार है, ये रोग उत्पन्न कर सकता है और एक्टिव साइट में जाकर के जुड़ सकता है। तो हम लोग क्या किए, इस एक्टिव साइट में जैसा रोगकारी है वैसी शेप का क्या बनाए, औषधि बनाए। क्या बनाए, औषधि। और इसको पहले जाकर के बैठा दिए। तुमको कोई कंपटीशन में जीतना है, कंपटीशन में जीतना है तो कहानी ये करो, ध्यान से समझना। कंपटीशन में यदि जीतना है तो कहानी ये रहता है कि जो सामने वाला तुम्हारा मुकाबला करने वाला है, कॉम्पिटिटर है, उसके साथ तगड़ा से कंपटीशन करो, सेम टू सेम उसके जैसे तुम भी तैयारी करो। दूसरा, या तो फिर साम दाम दंड भेद, ये वाला कहानी, छल कपट करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला कहानी ये क्या है, कंपटीशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्या है ये, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, प्रतियोगात्मक संदमन। क्या कर रहा है ये, प्रतियोगात्मक संदमन कर रहा है, मतलब प्रतियोगिता कर रहा है किसके साथ, रोगकारी के साथ। कौन, हमारा दवाई। क्लियर है ना। और इन दोनों में कौन, ये इसका मात्रा ज्यादा है तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना यहाँ पास जाने का। ये एक अणु है और ये कितना अणु है, दो अणु है, तो दो अणु में से कोई एक जाने का चांसेस ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं, इसका 50% है, इसका 25% चांस है जाने का। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों का सेम टू सेम शेप है तो यहाँ पास चला जाएगा और ये रोगकारी एंजाइम के ऊपर क्रिया कर पाएगा क्या, नहीं, जिसके फलस्वरूप रोग उत्पन्न नहीं होगा। ये पहला क्रियाविधि। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहला क्रियाविधि पढ़ लो। अब देखो क्या बोल रहा है, औषधि एंजाइम की उपरोक्त गतिविधियों में से किसी भी अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है ना। औषधि जो ड्रग लेंगे, एंजाइम का कितना काम है, दो काम है, एक तो एक्टिव साइट का फॉर्मेशन और दूसरा क्या बोला हूं मैं, फंक्शनल ग्रुप देना। तो औषधि लाते हैं वो कहां पास, दोनों में से कोई एक काम को प्रभावित करता है।
अभी जो उदाहरण दिया वो किसको प्रभावित कर रहा था, एक्टिव साइड में। एक्टिव साइड में जाकर के बैठ गया हमारा ड्रग, ठीक है। एंजाइम के एक्टिव साइट को अवरुद्ध कर देता है और क्रियाधार के बंधन में रुकावट देता है, और ये क्रियाधार को ही मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, रोग बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, रोगकारी। क्या बोल रहा हूँ, रोगकारी। क्लियर है कि नहीं। तो रोगकारी को जुड़ने देता है क्या, वो नहीं। क्लियर है। ये एंजाइम के उत्प्रेरक, या तो फिर पहला काम तो ये हो गया, दूसरा उसके उत्प्रेरक कार्य में क्या हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम संदमन। क्या बोलते हैं, एंजाइम संदमन, एंजाइम इनहिबिटर। क्लियर है। मतलब समझने का कोशिश करो, डायग्राम से ही समझ जाओगे। ये रोगकारी है, रोगकारी यहाँ पास जाकर के जुड़ जाता, तो हम लोग जो दवाई खाए सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई देता था, यहाँ पास आकर के उसके बंधन से जुड़ गया। ये जुड़ पाएगा क्या, नहीं। तो एंजाइम अपना उत्प्रेरणी क्षमता दिखा पाएगा क्या, नहीं। क्लियर है। एंजाइम क्या होगा, डीएक्टिवेट हो गया, हमको रोग होने से क्या हो गया, बच गया। क्लियर है। पहला कहानी ये है, ठीक है। दूसरा होता है, ध्यान समझना, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर है कि नहीं। सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से क्या होना, स्पर्धा होना। इस क्रियाधार से क्या कर रहा है, ये स्पर्धा कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर है। दूसरा कहानी देखो, दूसरा कहानी ये हो सकता है कि सक्रिय सतह के अलावा एंजाइम में एक और सतह होता है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट जो रहता है, ध्यान समझना, इस पर कोई अणु आकर के जुड़ जाए तो इसका जो संरचना होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब। समझ आ रहा है कि नहीं। एलोस्टेरिक देखो, मुख्य एक्टिव साइट रहता है एंजाइम के पास, उसके अलावा एक और साइट होता है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस एलोस्टेरिक साइट में यदि कोई आ गया तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज। और यदि शेप चेंज हो जाएगा तो ये क्या, एंजाइम काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो दूसरा कहानी वही साम दाम दंड भेद वाला कहानी बोला, ठीक है। यदि कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो तो एक ऐसा दवाई बना दो जो कहाँ पास जुड़ जाए, एलोस्टेरिक साइट पर। कहाँ जुड़ जाए, एलोस्टेरिक साइट पर। और एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ेगा तो एंजाइम काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो रोग उत्पन्न हो पाएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा कहानी समझो, ये क्रियाधार रोगकारी है और ये औषधि बना है। अब ये इस प्रकार का औषधि नहीं बना पाए जो सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई देता है, नहीं बना पाए, तो हम लोग ऐसा औषधि बनाएंगे जो उसके किसमें जुड़ जाएगा, एलोस्टेरिक साइड में। उसका काम बिगाड़ दिए, जैसे तुम माइक खराब कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं। या उसको चोटिल कर दिए तुम्हारे खिलाड़ी को, यानी जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर था, तो वो वहां पास भाग ले पाया क्या, नहीं। तो दो प्रकार का कहानी है ये। क्लियर है। एंजाइम काम करने से कैसे रोकता है, रोग उत्पन्न एंजाइम ध्यान समझना, कोई रोगकारी आएगा एंजाइम के ऊपर क्रिया करेगा तभी रोग उत्पन्न होगा। तो औषधि खाएंगे तो वो दो तरीके से काम करेगा, या तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा, दूसरा उसके एलोस्टेरिक साइड में जुड़ जाएगा और इसको, इसका संरचना को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिसके कारण जो क्रियाधार है इसको पहचान पाएगा क्या, नहीं। पहचान नहीं पाएगा तो यहाँ पास आकर के जुड़ पाएगा क्या, नहीं। और जुड़ नहीं पाएगा तो रोग उत्पन्न कर पाएगा क्या, नहीं। आया समझ में। क्लियर है। कितने तरीके से काम किया, दो तरीका से, या तो एक्टिव साइड में आकर के जुड़ जाओ, या तो फिर उसके एलोस्टेरिक साइड में जुड़ जाओ और शेप को खराब कर दो, तो वो भी तू भी नहीं जुड़ पाएगा। ले, मैं नहीं जुड़ा तो नहीं जुड़ा। समझ आया कि नहीं। क्लियर है। तो दो तरीके से रोग से हमारा क्या होता है, बचाव होता है। ड्रग, इसको हम लोग बोल रहे हैं, ध्यान समझना, ये जो पूरा कहानी पढ़े इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन। औषध एंजाइम अन्योन्य क्रिया, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। क्लियर है कि किस तरीके से जो औषधि रहता है वो एंजाइम के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। पहला चीज कंप्लीट है। दूसरा चीज देखो, दूसरा आप किसका उदाहरण पढ़ेंगे बोलो मैं तुम लोगों को, ग्राही का। किसका, ग्राही का। ठीक है ना। हम लोग रिसेप्टर का ड्रग के साथ क्या पढ़ेंगे, आप इंटरेक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है ना। ग्राही क्या होते हैं, ध्यान समझना। ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के लिए निर्णायक प्रोटीन होते हैं। ये अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। कोशिका कला मतलब प्लाज्मा झिल्ली। किसमें जुड़े होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में। अरे देखो, ये कोई कोशिका है, कोशिका के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका में, और उसके अलावा क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है, हर जंतु में भी पाया जाता है। जंतु कोशिका पढ़ रहे हो तुम लोग, अपना उदाहरण ले रहे हो। तुम लोग जंतु हो, सबके सब जंतु हो ना, कोई पादप थोड़ी हो, कोई ऐसा धूप करके जाते थोड़ी हो। अच्छा, लक्की जाता है क्या, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान समझो। ये कोई हमारा कोशिका है, ध्यान समझो। कोशिका में क्या है हमारे पास, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। ध्यान समझना, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया था, सिंगर और निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप कहाँ से बायोलॉजी शुरू कर दिए भैया बोलोगे तो मार पड़ जाएगा। ध्यान से समझो जो बता रहा हूँ। असल में क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है दो चीज़ से मिलकर के बना रहता है।
एक तो रहता है लिपिड और एक रहता है प्रोटीन, एक रहता है लिपिड और एक क्या होता है प्रोटीन। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये लिपिड बना रहा हूँ मैं, ये पूरा क्या है लिपिड है, ये क्या है लिपिड है, ये पूरा क्या है लिपिड, बाइलेयर होता है ना, दोहरा झिल्ली होता है। मतलब ये वाला जो तुमको फोटो दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा जूम करके एक ठोक को दिखा रहा हूँ, क्लियर है ना। ऐसा लिपिड का क्या होता है बाइलेयर होता है, और इस लिपिड के बाइलेयर में ऐसा बीच बीच में प्रोटीन धंसा हुआ होता है, या तो पूरा अंदर में या तो ऐसा बाहर में, या तो आधा अंदर और आधा बाहर, क्लियर है कि नहीं। अब असल में क्या होता है, कोई भी सूचना का यदि प्रसारण करना रहता है तो कोई सूचना आएगा इधर, इसको ये प्रोटीन है, क्या है ये प्रोटीन, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर, ग्राही की तरह, क्लियर है। जैसे कोई भी सूचना आएगा आप समझने का कोशिश करो, ये देखो कोशिका है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली का ये लिपिड बाइलेयर है, ये हमारा क्या है प्रोटीन है। अब प्रोटीन का भी क्या रहता है, एक्टिव साइट रहता है, बाइंडिंग साइट रहता है, क्या रहता है बाइंडिंग साइट, क्लियर है ना। कोई भी सूचना आएगा वो सूचना इसके अंदर आएगा, सूचना जैसे ही आएगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा और सूचना कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आगे की ओर, किधर ट्रांसफर हो जाएगा, आगे की ओर। अब ध्यान से समझना, कोई मनुष्य है, ठीक है ना, उस मनुष्य में दो प्रकार का कंडीशन आ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना, दो तरीके से दिक्कत हो सकता है। तुमको कोई एक झापड़ मारा और तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, ये भी दुख का बात है। मतलब तुमको ऐसा सुई चुभाया मैं और दर्द ही नहीं दे रहा है तुमको, तो बहुत दिक्कत का बात है ना। तुम्हारे हाथ को जलाया और वो सूचना तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत का बात है। दूसरा, ये पहला दिक्कत का बात। दूसरा दिक्कत का बात ये सोचो कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो भयानक दर्द होगा, तो ये दर्द पहुंचना भी तो नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों कंडीशन क्लियर है, समझने का कोशिश करो। तुमको सुई चुभाया गया, सुई चुभाने के बाद वो तुमको सूचना पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है वो काम कर रहा है क्या, नहीं। अब तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, डॉक्टर को क्या करना है ऑपरेशन, और ऑपरेशन होगा तो दर्द देगा, तो दर्द ब्रेन तक पहुंचना चाहिए क्या, नहीं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं तुम लोगों को कहानी, और एक बता रहा हूं कौन सा, जब हॉस्पिटलाइज हो तब का कंडीशन। यानी एक टाइम में हमको क्या करना है, इस रिसेप्टर को काम करने के लिए उत्प्रेरित करना है, भाई तू काम कर, और एक टाइम में हमको क्या बोलना है कि भाई तू काम मत कर। यानी हमको कितने टाइप का दवाई बनाना है, दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। ध्यान समझने का कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुई चुभाया तो वो जो संवेदना है वो कहाँ पहुँचना चाहिए, ब्रेन में। और दूसरा ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो संवेदना ब्रेन को पहुँचना नहीं चाहिए, वरना आदमी दर्द में तड़पेगा, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग दवाई का फॉर्मेशन जब करते हैं तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं। देखो, शरीर में दो तंत्र कोशिका एवं पेशी के मध्य संचार रसायनों द्वारा होता है। यह रसायन इन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक संदेशवाहक। कोई भी क्या सूचना जब हमारे बॉडी में जाता है तो केमिकल मैसेंजर द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, केमिकल मैसेंजर द्वारा। जो एक्टिव साइट क्या करता है, इसी को एक्टिव साइट क्या करता है, ग्रहण करता है। एक्टिव साइट इस सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े थे ना, जैसे कि तुम्हारा ये मसल सेल है, मसल सेल को पढ़ा, मसल सेल्स को पढ़ा, इसके साथ कौन जुड़ा होगा, न्यूरॉन्स। कौन जुड़ा होगा, न्यूरॉन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा, फिर वो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ा करके किसके पास पहुंचाया जाता है, हमारा ब्रेन के पास। ब्रेन के पास रिसेप्टर रहेगा और वो रिसेप्टर क्या करेगा, ग्रहण करेगा और वो बताएगा कि भाई तेरे कोई मार रहा है तो रिस्पॉन्स तो दे करके, तब तुम उसको चिल्लाओगे, भाई मत चिल्ला मत मार, ऐसा वाला कहानी। यानी कि ये बहुत क्विक होता है ना, बहुत ज़्यादा। प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह सुने होगे तुम लोग, ठीक है ना, ऐसा वाला कहानी। अब दूसरा कहानी ये बोल रहा हूँ, ये कहानी क्लियर है कि नहीं। तो मैसेज किस फॉर्म में जाता है, केमिकल के फॉर्म में जाता है। कौन से फॉर्म में जाता है, केमिकल। तो केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। और एक्टिव साइट क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन में ये वाला जो डायग्राम देखे ना, ये देखो, ये रिसेप्टर है, प्रोटीन है, ठीक है। ये इसको क्या करता है, इस सूचना को ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके आगे पास करता है, क्लियर है ना। इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेश वहां बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देते हैं। इसका डायग्राम तुम लोग समझना, देखो ध्यान देना। ये हमारा कोशिका कला का बाहरी सतह है। कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, इसका बाहरी सतह, इसके ऊपर क्या लगा है, प्रोटीन लगा है। ये अंदर का भाग है और ये बाहरी भाग है। कोशिका के बाहर का भाग है और ये अंदर का। कैसे हुआ, कोई भी रासायनिक संदेश वाहक आएगा
मैसेज आएगा, ये मैसेज इसके पास जैसे ही टच हुआ तो इसका जो आवेग रहेगा, संदेश रहेगा, वो आगे स्थानांतरित हो जाएगा। क्या हो जाता है? आगे स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? और कुछ देर बाद ये संदेश क्या हो जाता है? हट जाता है, फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई सुई तुमको चुभाया तो थोड़ा देर दर्द होगा, कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? दर्द गायब हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ऐसा वाला समझो। तो थोड़ा देर के लिए ये पूरा अंदर प्रवेश किया, क्या केमिकल नहीं, ये केवल इसको टच किया तो इसमें से क्या प्रवाह हुआ? आवेग। क्या प्रवाह हुआ? आवेग। अब मैं इसी चीज को तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। यह ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखाते हैं क्योंकि इनकी बंधनीय सतह के आकार, संरचना और अमीनो अम्ल संगठन अलग अलग होते हैं। जो औषध, अब ध्यान से समझना, वे ड्रग जो रिसेप्टर की सतह पर आबंधित होकर के इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। यह संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, वर्ड को समझो। वे ड्रग जो रिसेप्टर की सतह पर जुड़ेंगे और जुड़ करके प्राकृतिक कार्य जो वो काम कर रहा था उसमें क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं एंटागोनिस्ट। मतलब ऐसा कंडीशन है कि तुम्हारा हाथ को काटा जा रहा है और वो सूचना कहाँ पहुँचना चाहिए था? ब्रेन के पास। लेकिन हम लोग ऐसा ड्रग का फॉर्मेशन किए, ऐसे ड्रग का फॉर्मेशन किए जो जा करके एक्टिव साइड में, बाइंडिंग साइड में जा करके जुड़ गया और सूचना को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि तो पहुंचने देना है क्या? नहीं। तो ऐसा ड्रग बनाएंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन के टाइम वाला। कौन सा टाइम वाला? ऑपरेशन वाला टाइम के। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। जो उसका प्राकृतिक कार्य है उसका एंटी काम कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? दर्द पहुंचना चाहिए ना, तेरे हाथ को काट रहे हैं भाई, ऑपरेशन कर रहे हैं, दर्द पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट काम करने वाला दवाई बनाए। तो ऐसा ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट ड्रग। क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट ड्रग। दूसरा देखो, ऐसे प्रकार के औषधि, दूसरा प्रकार का, पहला प्रकार का औषधि समझ आया? एंटागोनिस्ट। मतलब जब ऑपरेशन चल रहा है उतने टाइम जो ड्रग दिए ताकि ग्राही जो रहता है वो संदेश को ग्रहण ना कर पाए। क्लियर है? और दूसरा कैसे दवाई बनाते हैं? जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय बना देते हैं। मतलब ध्यान से समझना, तुमको यदि मैं चिमटी काट रहा हूँ या सुई चुभा रहा हूँ तो दर्द पहुँचना चाहिए, वरना पैरालाइज्ड है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पैरालिसिस का दवाई यानी कि तुम्हारा प्राकृतिक जो काम है वैसा काम होना चाहिए, उसके लिए जो दवाई बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट नॉर्मल जब काम करे इसके लिए बनाओगे तब। समझ आया कि नहीं? कितने लोगों को नहीं समझ आया? सबको आया? मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, दो प्रकार का दवाई बनाना है। एक दवाई वो कि तुम्हारा नॉर्मल बॉडी जो है जैसा काम करता है वैसी काम नहीं कर रहा है। यदि सुई चुभ रहा है तो तुमको दर्द देना चाहिए, यदि जल रहा है तो उसका अनुभव होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग ऐसा दवाई बनाएंगे जो सेम टू सेम प्राकृतिक जो दूसरा मनुष्य को हो रहा है ना, तो वैसी दवाई बनाएंगे, प्राकृतिक जैसा होना चाहिए वैसे। तो उसको हम लोग उस दवाई को बोलते हैं एगोनिस्ट दवाई। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। और दूसरा ऐसा दवाई बनाएंगे जो कि, ठीक है ना, जस्ट विपरीत होना चाहिए, काम करने नहीं देना चाहिए, ब्रेन तक सूचना नहीं पहुंचना चाहिए, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों ने दो प्रकार का इंटरेक्शन पढ़ लिया। एक तो पढ़े एंजाइम के साथ, किसके साथ इंटरेक्शन पढ़ लिए? एंजाइम के साथ, ठीक है ना। एंजाइम लक्ष्य, एंजाइम के साथ किस तरीके से अन्योन्य क्रिया करता है ड्रग, ठीक है ना, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। और दूसरा पढ़ लिया हम लोग क्या? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ग्राही के साथ कैसे काम करता है। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है कि नहीं? एक बार और वीडियो अच्छे से देखना, एक बार पढ़ना, आसानी से समझ आएगा। वैसे पढ़ने से तो समझ नहीं आएगा, इस चीज़ का गारंटी मैं दे सकता हूँ। पढ़ने से ये एनसीईआरटी का लाइन है, समझ नहीं आता है। क्लियर है ना? समझाया हूँ, उसी के ऊपर फोकस करना कि एंजाइम था, एंजाइम जो है वो रोगकारी के साथ जुड़ रहा है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है, तो उसको जुड़ने से रोकने के लिए दो कहानी हो सकता है, या तो इसके एक्टिव साइट के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करो, या तो फिर उसके एलोस्टेरिक साइड में जुड़ करके उसके शेप को क्या कर दो? बर्बाद कर दो। ठीक है ना? तो दोनों स्थिति में रोगकारी जुड़ पाएगा क्या? नहीं। रोगकारी जुड़ पाएगा क्या? नहीं। मतलब हमको औषधि ऐसा बनाना है जो एक्टिव साइड में जाकर के फिट हो सके, ऐसा वाला। क्लियर है कि नहीं? सेम टू सेम फोटोकॉपी किसके जैसा? रोगकारी के जैसा। या तो फिर दवाई ऐसा बनाओ जो एलोस्टेरिक साइड में जाए और जो तुम्हारा रोगकारी है उसमें जुड़ ही ना पाए। समझ आया? दिमाग में छाप के रखना। तुम्हारा कॉम्पिटिटर है तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर को तुम कैसे हरा सकते हो? उसके जैसा पढ़ करके, या तो फिर साम दाम दंड भेद कर करके। तो ध्यान से समझना, जो साम दाम दंड भेद वाला है वो एलोस्टेरिक साइड में जुड़ रहा है, ऐसा ड्रग बनाए। और एक्टिव साइट वाला कौन सा है? तुम पढ़ रहे हो, ये वाला है।
क्लियर है कि नहीं? ये 2 प्रकार का दवाई हो सकता है। दूसरा मैं ग्राही वाला उदाहरण दे रहा हूँ। ग्राही वाले उदाहरण में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। ग्राही वाले उदाहरण में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको 2 प्रकार का दवाई बनाना है, एक तो एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट दवाई उसे बोलते हैं नॉर्मल काम करना चाहिए, बॉडी कैसे काम करना चाहिए, नॉर्मल। तो ऐसा नॉर्मली बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, ऐसा वाला कहानी चल रहा है, ठीक है ना। उस स्थिति में मान लो कोई अवरुद्ध आ गया, ठीक है ना, तो उसके लिए जो दवाई बना रहे हो उसको एगोनिस्ट। लेकिन डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो तुम्हारे ब्रेन में सूचना जाना चाहिए क्या, नहीं, तो उस टाइम के लिए जो दवाई बनाओगे उसको क्या बोलूंगा मैं, एंटागोनिस्ट। क्या बोलूंगा, एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे इतना सारा पढ़ा है, उसमें से क्या आता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है, वही बस आता है और कुछ नहीं आता। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है, तो अच्छे से समझा दिया हूँ। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब अलग अलग प्रकार के दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जिस टीचर से पढ़ा उसी टीचर्स का नोट्स पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है, और बहुत सारा उन्होंने ट्रिक दिया था, उसी ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अलग अलग प्रतिहिस्टामिन किसे कहते हैं, प्रति अम्ल किसे कहते हैं, ऐसा करके बहुत सारा हमारा टॉपिक चलेगा। प्रशांतक किसे कहते हैं, क्लियर है? इन सब के बारे में धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैसे इस चैप्टर से आप लोगों का कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। तो ऐसे समझना कि हर एक टॉपिक कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग जो दवाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, औषधि कैसे काम करता है इसके बारे में तो जान डाले। अब कौन कौन सा औषधि का निर्माण किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एंट एसिड के बारे में। किसके बारे में, एंट एसिड के बारे में। अब तुम लोग क्या हो, महासमुंद के निवासी और श्रुति मिष्ठान भंडार में गए और दबा करके खाए, उसके सामने मनीष चाट भंडार है, वहां जाकर के फुल खा दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर इधर उधर और घूमे, चौपाटी में गए होगे, चौपाटी में जाकर के मोमोस वगैरह दबा दिए होगे। अब पेट में एकदम ज्यादा क्या होने लग गया, दर्द होने लग गया, अम्ली ढकार आने लग गया, सो गए तुरंत जाकर के, टहले पहले नहीं, सो गए। अब एकदम क्या हो रहा है, बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। हमको पता है कि हमारा जो अमाशय रहता है, अमाशय के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, HCl का। HCl का जो pH रहता है वो 4 से 5 रहता है। कितना रहता है, 4 से 5। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। अमाशय का अम्लीयता क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उस अम्लीयता को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस दवाई का हम लोग उपयोग करेंगे उसे बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल। ध्यान समझना, ऐसे रसायन जिसका उपयोग अमाशय की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो स्टमक है हमारे बॉडी में, पाचन तंत्र, स्टमक तो जानते हो ना सब लोग, ठीक है। ये पाचन तंत्र ऐसे बनाते हैं जी, देखो देखो, ये मनुष्य है, ठीक है, ध्यान देना, नाक से मुंह बना रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। यहाँ पास ये मनुष्य है, मनुष्य का ये ग्रसनी ग्रासनली वगैरह कहानी है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका अमाशय, क्या आएगा, फिर यहाँ पर आगे जाता है छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब बनता है। क्लियर है ना? तो ये अमाशय है। इस अमाशय के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, जठरांत्र कोशिका रहता है, वो फॉर्मेशन करता है किसका, HCl का। ऑक्सीनेटिक सेल होता है, वो निर्माण करता है किसका, HCl का। अब ये HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब रीजन बहुत सारा हो सकता है। जैसे मैं खाने का उदाहरण दे दिया, ठीक है, और बहुत सारे रीजन हो सकता है। क्लियर ना? तो HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इस HCl के प्रोडक्शन को क्या करना है, हमको कम करना है। तो उसके लिए जिस दवाई का उपयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, एंट एसिड। क्या बोलते हैं, एंट एसिड। पहले जमाने में लोग क्या बोलते थे, ध्यान से समझना, चूना खा लो, चूना को खिला देते थे। क्लियर ना? ज़्यादा, लेकिन बाद में क्या होने लग गया, इसका दिक्कत आने लग गया, ठीक है ना। पहले देखो क्या होता था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता था, NaHCO3, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, अरे वही सोडा जिसको तुम लोग इडली डोसा बनाने के लिए उसको डालते हैं ना, बेकिंग सोडा, वही वाला है NaHCO3। हाँ, भजिया में डालते हैं, हाँ वही 6 सोडा फुलो देते हैं ना, हाँ वही। दूसरा, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया गया है, AlOH3 का उपयोग किए थे। फिर MgOH ट्वाइस का उपयोग किए। ये सभी के सभी, ध्यान समझना, इन सभी का क्या करते थे हम लोग, उपयोग करते थे। लेकिन इसका दिक्कत क्या था, ध्यान से समझना, इसका दिक्कत क्या था कि यदि इन क्षारीय पदार्थों को डाल रहे हैं, अम्ल बन रहा है तो क्षार डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा कहानी चलता था। लेकिन इसका दिक्कत ये था कि यदि इन पदार्थों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण हमारे बॉडी में किसका फॉर्मेशन होने लग जाता था, हिस्टामिन का। किसका फॉर्मेशन होने लग जाता था, हिस्टामिन का। और हिस्टामिन का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, हिस्टामिन का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारे बॉडी में एलर्जी का चांसेस बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। किसका चांसेस बढ़ जाएगा, एलर्जी का। तो इस कारण क्या हुआ, वैज्ञानिक क्या करने लग गए, पहले केवल एंट एसिड का उपयोग करते थे अम्लीयता को मिटाने के लिए। अभी के डेट में मान लो आपको अम्लीयता आ रहा है तो उसके साथ एंटी हिस्टामिन का दवाई देते हैं। किसका दवाई देते हैं, एंटी हिस्टामिन। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब एंटी हिस्टामिन का अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता यदि लगातार बढ़ा ना तो पेट में अल्सर हो जाएगा जी, अल्सर, छाला पड़ जाएगा और उसको कट करके अलग करना पड़ेगा, नॉर्मल बात नहीं है।
ऑपरेशन करना पड़ जाता है। क्लियर है? तो पहले ही इन सब का उपयोग करते थे, लेकिन इसके कारण हिस्टामिन का प्रोडक्शन होने लग जाता है। हिस्टामिन का प्रोडक्शन होगा तो एलर्जी होने का चांसेस हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान समझना, अम्लीयता को खत्म करने के लिए एंटासिड दवाई का भी उपयोग करते हैं, पहला चीज, और दूसरा प्रतिहिस्टामिन का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रतिहिस्टामिन। वो अलग के लिए यूज होता है ना, लेकिन चूंकि इन सब पदार्थों को खाओगे तो डबल रिएक्शन हो सकता है। एसिड तो कम हो रहा है, लेकिन दूसरा हिस्टामिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस कारण कौन सा दवाई और दिया जाता है? एंटहिस्टामिन। क्या देते हैं? एंटहिस्टामिन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब कौन कौन सा दवाई का हम लोग उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में? कौन कौन से दवाई का हम लोग उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले उपयोग करते हैं हम लोग किसका? सिमेटिडिन का। किसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है एंटासिड के रूप में? किसका? सिमेटिडिन का। इसका एक और नाम है टैगमेट। क्या नाम है? टैगमेट। दूसरा रेनिटिडिन का उपयोग हुआ है, इसको जेंटेक के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जेंटेक के नाम से। नाम तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है ओमिप्रोजोल। क्या है? ओमिप्रोजोल। और एक है लैंसाप्रोजोल। क्या है? लैंसाप्रोजोल। तुम लोग देखना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना डॉक्टर लोग, अलग अलग कंपनी का दवाई, तो उसमें लिखा रहेगा ये सब कंटेंट एंटासिड में। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला बनते हैं ना, कंपनी अलग अलग नाम से बेच सकता है भाई, ये फॉर्मूला है। तो सिमेटिडिन है, टैगमेट बोलते हैं, रेनिटिडिन है, जेंटेक बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना। सिमरन ताजा आमलेट लाना। सिमरन ताजा आमलेट लाना। सिमरन सिमेटिडिन, इसी को क्या बोलते हैं? टैगमेट। क्या बोलते हैं? टैगमेट। रेनिटिडिन, इसको बोलते हैं जेंटेक। क्या बोलते हैं? जेंटेक। ये एक उदाहरण और ये दो उदाहरण। ऑमलेट ओमिप्रोजोल, लाना लैंसोप्रोजोल। ठीक है, लैंसोप्रोजोल। क्या हो गया? लैंसोप्रोजोल। टोटल कितना उदाहरण हो गया? 4। तो क्या बोलना है? सिमरन को ताजा ऑमलेट लाना। ठीक है, सिमेटिडिन, टैगमेट, सिमेटिडिन, टैगमेट। बोलो सिमेटिडिन, टैगमेट। ठीक, उसके बाद रेनिटिडिन, जेंटेक, रेनिटिडिन, जेंटेक, ओमिप्रोजोल और लैंसोप्रोजोल, ओमिप्रोजोल और लैंसोप्रोजोल। कितना दवाई याद कर लिए? 4। कितना दवाई हो गया? 4। प्रति अम्ल के रूप में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। वो तो आमलेट लाना को ही सोच रही है अभी तक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, ये सिमेटिडिन का स्ट्रक्चर, रेनिटिडिन का स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी दिया है तो हम बता रहे हैं। दूसरा बात करते हैं प्रतिहिस्टामिन किसे कहते हैं? प्रतिहिस्टामिन को हम लोग बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग। क्या बोलते हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग। असल में क्या होता है हमारे बॉडी में, ध्यान समझना, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है। इम्यून सिस्टम के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? इम्यूनोग्लोबिन। कौन उपस्थित होता है? इम्यूनोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा रहता है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है? इम्यूनोग्लोबिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करता है। अब इम्यूनोग्लोबिन बहुत सारे प्रकार का रहता है। ठीक है, उसी इम्यूनोग्लोबिन में एक होता है आईजीई। कौन होता है? आईजीई। आईजीई जो रहता है वो हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है। किसका? हिस्टामिन का। ठीक है ना? ऐसा तुम लोग जिन लोग पढ़े होगे बायोलॉजी वाले, उन लोग ये सब समझ रहे होगे। ये एंटीबॉडी ऐसा करके चिपका रहता है। क्लियर है ना? ठीक है, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह पढ़े होगे ना, तो इसमें अब ध्यान से देखो क्या होता है। प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो एलर्जन के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण एलर्जी होता है, उसको बोलते हैं एलर्जन। क्या बोलते हैं? एलर्जन। क्लियर है? बहुत लोगों को डैंड्रफ के कारण होता है एलर्जी। आंखों में बहुत ज़्यादा, ध्यान से समझना, आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लग जाता है, छींक आता है बार बार। बहुत लोगों को अभी धान कटाई चल रहा है तो उसका जो हवा आता है उसके कारण एलर्जी होता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होता है। कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होता है, कई लोगों को आलू से एलर्जी होता है, कई लोगों को भट्टा से एलर्जी होता है, खुजली होने लग जाता है ना पूरे बॉडी में। ठीक है, तो एलर्जी जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जन। क्या बोलते हैं? एलर्जन। असल में जो एलर्जन होते हैं वो आईजीई से आकर के जुड़ जाते हैं और किसके स्त्राव होने लगता है? हिस्टामिन का। किसका स्त्राव होता है? हिस्टामिन का। यह जो हिस्टामिन रहता है, ये हिस्टामिन हमारे, ध्यान समझना, आंखों से लगातार आंसू आने के लिए शरीर, चेहरा जो रहता है वो क्या हो जाता है? सूज जाता है। इन सब चीज़ों को क्या करता है? शो करता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का अतिरंजित अनुक्रिया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। हाइपर रिस्पॉन्स। ठीक है, छोटा सा बात है लेकिन रिस्पॉन्स ऐसे दे रहा है कि बहुत बड़ा रोग कारक तुम्हारे शरीर के अंदर क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। क्लियर है? तो ये किसके कारण होता है बोल रहा हूं मैं? हिस्टामिन के कारण। किसके कारण होता है? हिस्टामिन। तो इस हिस्टामिन के प्रभाव को क्या करना है? रोकना है। तो हिस्टामिन के प्रभाव को रोकने के लिए हम लोग जिस दवाई का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। क्या बोलते हैं? एंटीहिस्टामिन। और एंटीहिस्टामिन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, ब्रोमोफिनेरामिन। ब्रोमोफिनेरामिन। ठीक है, ब्रोमोफिनेरामिन। दूसरा टेरफेनेडिन। क्या? टेरफेनेडिन। ब्रोमोफिनेरामिन किसका उपयोग होता है? ब्रोमोफिनेरामिन। और एक होता है टेरफेनेडिन।
तुम लोग सबसे मोस्ट कॉमन दवाई जानते हो एविल, ठीक है, कौन सा दवाई जानते हो, एविल, ठीक है ना, एलर्जी के लिए क्या दिया जाता है, एविल, ठीक है ना। तो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक औषधि दोनों सेम टू सेम है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ब्रोमोफिनेरामिन डाइमिटेन नाम से जाना जाता है, ब्रोमोफिनेरामिन को क्या बोलते हैं, डाइमिटेन या डाइमटेप, क्या बोलते हैं, डाइमटेप। और दूसरा ध्यान देना, और दूसरा क्या बोला हूं मैं तुम लोगों को, टेरफेनेडिन, क्या है, टेरफेनेडिन, जिसको सेल्डेन नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, सेल्डेन नाम से। ब्रोमोफिनेरामिन, ब्रोमोफिनेरामिन, टेरफेनेडिन, ब्रोमोफिनेरामिन, टेरफेनेडिन, ब्रोमोफिनेरामिन, टेरफेनेडिन, ब्रोमोफिनेरामिन, टेरफेनेडिन, ठीक है ना। इसको डाइमिटेन नाम से, डिम्पी, और इसको सेल्डेन नाम से जाना जाता है, क्लियर है। याद रखना है, ब्रो डिम्पी डाइट पर है, तेरा फोन साइलेंट है, ठीक है ना। अब सोच लो डिम्पी कौन है, ठीक है, और तेरा फोन क्या है, साइलेंट। वो बेचारी भूख में तड़प रही होगी तो कॉल कर रही होगी सामने वाले को, कैसे तू सर, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ, ब्रो डिम्पी, ठीक है, ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फोन साइलेंट है, ठीक है। ब्रोमोफिनेरामाइन, ब्रो से याद रखना, ब्रोमोफिनेरामाइन, ठीक है, ब्रोमोफिनेरामाइन, इसी को क्या बोलते हैं, डाइमटेप, क्या बोलते हैं, डाइमटेप या डाइमेटिन, क्या बोलते हैं, डाइमेटिन, एक ही चीज है ना ये तीनों, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा रख दिए हैं, ठीक है। ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फोन, टेराफेनाडिन, टेराफेनाडिन, साइलेंट, सिलाडेन, क्या है, सिलाडेन, क्या है, सिलाडेन, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फोन साइलेंट है। उससे पहले वाला क्या पढ़े थे, सिमरन ताजा ऑमलेट लाना, यही था, क्लियर है, 2 ठोक हो गया ना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।